दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं, फिट एंड फाइन होंगे। तो दोस्त, इधर कुछ टेक्निकल काम आप समझ लो, थोड़ा सा उसकी वजह से थोड़ा व्यस्त हो गया था। इस वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। थोड़ा समय मिलता था तो उसमें मैंने सोचा कि यार, खाना पूर्ति करने के लिए तो वीडियो नहीं अपलोड करना है, थोड़ा सा काम की चीज़ें रहें कि जिससे प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकूँ। 2 दिन रुक के ही लेकिन अपलोड कर दिया जाए। तो दोस्त देखिए, आ गए हैं फिर से वापस। तो दोस्त वही भाई कर रहे हैं, SBI PO वाला। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ऑन द वे हैं, क्योंकि थोड़ा सा कोशिश यही करता हूँ कि जो चीज़ भी मिले आपको, वो जो एग्ज़ाम आप दे के आएँ उसके लिए बेनिफिशियल होगा। और भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करिए जो आपको प्लस माइनस लगे, क्योंकि आप एक चीज़ मान के चलो। देखिए, कोई भी टीचर जब पढ़ाएगा या कोई भी आदमी आपको कुछ सिखाएगा, वो अपने हिसाब से आपको बेस्ट ही दे रहा होगा। जब आप अपना फीडबैक उसे देंगे तब समझ में आएगा कि हाँ, कहाँ और बेहतर किया जा सकता है। जैसे आप बताएंगे अगर कोई चीज़ कमी, अब जैसे देखिए, एक हैं आप, तो व्यूअर हैं, उन्होंने बताया कि सर थोड़ा धीरे कर दीजिए। तो अब इस वाले में कोशिश यही की जाएगी कि स्पीड थोड़ी स्लो रहे। देखिए, कभी कभी हो जाता है, लेकिन आप सबसे गुजारिश है दोस्त कि जो भी अच्छा बुरा रहा करे कमेंट सेक्शन में लिखा करिए। आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ये मत सोचा करिए कि जैसे कमेंट सेक्शन में क्या। देखिए, जब आप कुछ लिखेंगे तो अच्छा बुरा जो भी आपको कुछ कमी लगी वीडियो में, समझाने में, बताने में या कुछ भी, तो अगले में सुधार कर दिया जाएगा। फायदा टोटल डायरेक्टली आपका ही इसमें बैठेगा। तो देखिए, आइए क्वेश्चन के साथ एग्जाम वाले रूल समझते हुए चलते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है, वर शी टू डिस्क्लोज द ट्रुथ द एंटायर कमेटी वुड बी इन डिजायर। देखो दोस्त, यहाँ पर जो एरर बनाया गया है वो बनाया गया है टेंस से। अब काफ़ी लोग जब हम टेंस की बात करते हैं दोस्त, तो टेंस में बस वो इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, ये सब, या फिर हैव बीन, हैड बीन, या सिंस, फॉर तक समझते हैं चीज़ों को। लेकिन नहीं दोस्त, यहाँ पर जो एक्चुअल में टेंस का हिस्सा है वो बनाया गया है। टेंस का एक होता है कंडीशनल क्लॉज, ठीक, जिसमें हैड, वुड हैव आता है और हैड आता है। तो देखो दोस्त, यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जब टेंस में आपको अपलोड करूँगा टेंस का, तो टेंस के बाद वाला जो एक चैप्टर पढ़ाता हूँ पर्सनली, जिसमें क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेंस, तो उसमें आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी कि कौन सी कैसे हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर ये टेंस में क्या कह रहा है इसका। देखिए, यहाँ पर कह रहा है, वर शी टू डिस्क्लोज द ट्रुथ द एंटायर कमेटी वुड बी इन डिजायर। देखो दोस्त, यहाँ पर होगा क्या, अगर आप देखोगे पहली नज़र में तो यहाँ पर आपको यही लगेगा कि यार ये तो चीज़ गलत है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पर आप जब वर देखोगे तो आधे से ज़्यादा लोगों को जब हेल्पिंग वर्ब पहले देखते हैं तो लास्ट में एक चीज़ देखने की आदत पड़ी होती है, क्वेश्चन वर्ब, क्वेश्चन मार्क। लेकिन दोस्त एक चीज़ आप ध्यान से समझो, यहाँ पर जब हम कभी, अब मैं आपको पूरा डिटेल में बता दे रहा हूँ कि जब कभी हम इमेजिनेशन की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। कुछ लोग यहाँ गलती जरूर कर देंगे, क्यों करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा भी। दोनों चीजें, गलती क्यों करेंगे उसका रीजन देखिए, पहले मैं आपसे बता दूं। यहाँ पर शी लगा हुआ है, उन्होंने जब भी शी देखा है तो प्रेजेंट में उन्होंने हमेशा इज लगाया है, और पास्ट में हमेशा उन्होंने दोस्त वॉज लगाया है, हमेशा। अगर कॉन्टिन्यूअस की हम बात करें तो कभी भी सी के साथ वर नहीं लगा हुआ है। अब ये चीज जो रट्टा मार के आगे बढ़े हैं उनको ये चीज खटकेगी भाई। क्यों खटकेगी? क्योंकि सी के साथ वर उनको दिख रहा है, उनको लग रहा है यार ये तो गलत नहीं, पाप हो गया बहुत बड़ा। लेकिन दोस्त एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं भी, ध्यान रखिएगा, अगर कहीं भी इमेजिनेशन की बात हो रही है तो इमेजिनेशन में ये कंडीशनल क्लॉज में आता है कि अगर इमेजिनेशन हो रही है तो इमेजिनेशन में दोस्त इट डजेंट मैटर कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। सबसे मेन चीज जो है वो ये है कि आपके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी, दोनों के साथ वर लगेगा। और उसका स्ट्रक्चर क्या कहता है, देखिए, सबसे पहले आएगा इफ, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा आगे अगर कुछ बचा है तो, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वुड, और फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आगे अगर कुछ बचा है तो। अब ऐसे मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या है, आधे लोग कंफ्यूज होंगे। देखिए, क्वेश्चन जो भी हम करेंगे
ध्यान रखिएगा, जो भी एग्जाम वाले क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, पहले तो बस गलत सही बता के आगे बढ़ जाते थे, लेकिन दोस्त अभी क्या होगा कि हम लोग उसके जो क्वेश्चन बना हुआ है, उसमें जो रूल लगा हुआ है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे, कि जिससे जब आप क्वेश्चन में आओ या अचानक से आपको एग्जाम देना पड़े तो कुछ भी नया सा ना लगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि अगर हमें इमेजिनेशन की बात करते हैं, जैसे मान लो आपने कहा इमेजिनेशन कैसे, जैसे आपने कहा काश मैं राजा होता, जब आप काश लगाते हैं इफ आई वर, काश मैं होता, वाज या वर का यूज हम होने के लिए भी करते हैं ना। जैसे मैं एक टीचर हूं तो आई एम, वह एक टीचर है, ही इज। देखो आप, बी जो फैमिली है, बी का मतलब होना होता है और इसके सब मेंबर है। तो अगर प्रेजेंट में जैसे तुम एक टीचर हो, आप क्या बोलोगे? यू आर अ टीचर, आर होने के लिए आप लगा रहे हो ना। ठीक है, यहां पर यू आर अ टीचर। अगर यही पास्ट में आप कहते हो तुम एक टीचर थे, तो आप क्या बताओगे? यू वर अ टीचर। तो दोस्त एक चीज आप समझो यहां पर, कि अगर हम इमेजिनेशन कर रहे हैं तो इमेजिनेशन ऐसी होती है कि जो वो प्रेजेंट में है नहीं, हकीकत है नहीं, तो उसको हम बस काल्पनिक चीजें मान के चलते हैं। और काल्पनिक चीजों के लिए हमेशा इमेजिनरी वर्ड के लिए जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी उसे हम वर बोलेंगे, हमेशा वर रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप कहोगे काश मैं राजा होता, तो उसके लिए आप देखिए स्ट्रक्चर क्या लगा हुआ है, इफ, फिर सब्जेक्ट आई, फिर वर। इफ आई वर अ किंग, यदि मैं राजा होता, फिर सब्जेक्ट आई वुड लिव इन अ पैलेस, अगर मैं राजा होता तो राजमहल में रहता। तो देखिए यहां पर क्या है, ये कंडीशनल क्लॉज इसी वजह से दोस्त बोला जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर शर्त रखी जा रही है। शर्त क्या है? अगर मैं राजा होता तो फिर मैं क्या करता, तो वहां पर मैं राजमहल में रहता। अब ध्यान रखिएगा, ये पास्ट है, ठीक, वर पास्ट है ना, तो अगर इधर वर है तो इधर उड होगा, विल की पास्ट फॉर्म, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उड होगा। कहा जाता है ना सेंटेंस का एक हिस्सा पास्ट में तो दूसरा हिस्सा भी दोस्त पास्ट में ही लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो विल की सेकेंड फॉर्म उड हुआ है। अब जो एग्जामिनर एरर देता है वो अक्सर यहाँ उड की जगह विल ही दे देता है ज्यादातर केस में, या फिर आपको विल हैव दे देगा, ध्यान रखिएगा। या फिर बहुत खुश होंगे तो अगर किसी ने रट रखा है कि एक तरफ वर तो दूसरी तरफ उड, तो उड देंगे और साथ में हैव जोड़ देंगे। अब यहीं पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये तीन तरीके के 99% यहीं से एरर बन जाता है इस रूल से। और इतना कॉन्फिडेंटली इस वजह से दोस्त मैं बता पा रहा हूं क्योंकि यही कलाकारी वो करते हैं, अगर इस हिस्से से करते हैं तो। ये मैं आपको एग्जाम वाले क्वेश्चन में दिखा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो ये हो गया। अब लेकिन कुछ लोग इससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, वो इफ ढूंढ रहे हैं, लेकिन इफ देखो दिख रहा है, देखो यहाँ पर दोस्त सब में इफ दिख रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर कोई एरर है ही नहीं। तो अब कुछ लोगों का दिमाग हिल गया होगा कि अरे यार ये कैसे, एक तो आपने यहाँ बताया फिर आप वहाँ बता रहे हो। अब ध्यान से समझो यहाँ पर, जैसे दोस्त अगर इफ का यूज ना करना हो, अगर इफ का यूज ना करना हो तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, फिर सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर उसके बाद अगर आगे कुछ है तो, और फिर इधर वाला तो सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है भाई। तो जैसे यदि मैं राजा होता तो राजमहल में रहता, इसको दो तरीके से लिख सकते हो इस हिसाब से, जैसे मैंने लिख के बताया, इफ आई वर अ किंग आई वुड लिव इन अ पैलेस। दूसरा, अगर इफ का यूज नहीं होता तो हेल्पिंग वर्ब आप लिखोगे तो सबसे पहले लिखोगे वर आई अ किंग। एक मिनट दोस्त, यहां पर आप लिखेंगे वर आई अ किंग आई वुड लिव इन अ पैलेस। परेशान मत होइएगा, इसको तो फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर फुल डिटेल नहीं बताऊंगा इतना, लेकिन हम लोग फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं एकदम। अब देखिए यहाँ पर पहले वर लिखा हुआ है, फिर आप देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर उसके बाद क्या, जैसे आगे यहाँ पर अगर कुछ है तो देखिए ऐसा नहीं है कि केवल यही होना चाहिए, कुछ भी
हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आगे ये था, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए सब्जेक्ट आ गया द एंटायर कमेटी, फिर आ गया वुड, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी। देखिए कहीं भी गलती नहीं है, देखिए हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, आप इस स्ट्रक्चर से मिलाएंगे सेम मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फिर आगे इतना, फिर द एंटायर कमेटी ये सब्जेक्ट हो गया। देखेंगे कि यहाँ पर जो एंटायर कमेटी है वो सब्जेक्ट हो गई, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद उड आना है, तो देखिए यहाँ पर उड आ गया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, तो बी की फर्स्ट फॉर्म बी ही होती है, इसकी आईएनजी फॉर्म बीइंग होती है और सेकंड थर्ड बीन होती है, और फिर आगे जो बचा वो लिख दिया, तो बिल्कुल सही है। इस वजह से यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है दोस्त। बहुत सारी चीजें हैं भाई, आप यकीन मानो कभी कभी तो ये लगता है कि यार इतना लंबा, लेकिन मजा बहुत आने वाला है, बस आप बने रहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द हाईलाइटेड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, कि यहाँ पर जो दिए गए सेंटेंस हैं उनमें से कुछ हाईलाइटेड करिए, और अगर आपको लगता है कि कोई जरूरत नहीं है तो फिर अलग बात है। इसमें कह रहा है इट इज एसेंशियल दैट एवरी एथलीट कंप्लीट्स देयर रजिस्ट्रेशन बिफोर द डेडलाइन। अब देखो दोस्त, यहाँ पर जो आपके दिमाग में अगर आएगा ना, आप तुरंत ये सोचोगे कि यहाँ पर कंप्लीट्स तो ठीक है, यहाँ पर ईच एवरी आइदर नाइदर सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर हिज होना चाहिए, ठीक है दोस्त। चलिए देखिए यहाँ पर जो एक्चुअल में सही होगा वो ये हो जाएगा सेकंड वाला। अब कुछ लोग का दिमाग हिल गया कि यार यहाँ क्यों। देखिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा एक चीज, अगर कहीं पर कोई चीज एक सजेशन की तरह काम करे, जैसे कि मान लो आपको कहना होगा, जैसे एसेंशियल हो गया, वो एडवाइस हो गया, कहीं सजेशन हो गया, तो ये सब क्या होगा इस सब वाले केस में कि जैसे कहा जाए इट इज एसेंशियल, इट इज एडवाइज्ड, ठीक है, इट इज सजेस्टेड, ऐसे। अब नरेशन वाले में मैं आपको नहीं लेके जा रहा हूँ, एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। विश हो गया, प्रपोजल हो गया, तो उसमें मैं आपको नहीं खींच रहा हूँ कि नहीं आप सोचो कि वहां लेके जा रहा हूँ, लेकिन अगर कहीं विश, प्रपोजल, सजेशन, एडवाइस इस सारी चीजों की बात हो रही हो दोस्त, तो वहां पर जो हम वर्ब यूज करते हैं वो एक्चुअल में बेस फॉर्म का यूज करते हैं। और जब भी बेस फॉर्म का दोस्त हम बात करते हैं बेस फॉर्म की, तो वर्ब की देखिए फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, और उसके बाद एक आईएनजी फॉर्म होती है कि नहीं मेरे भाई। तो ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जब भी हम बेस फॉर्म की बात करेंगे तो इसका मतलब है उसका मूल स्वरूप, समझ रहे हो भाई। तो कहीं पर अगर आपको प्रपोजल से रिलेटेड चीजें दिख रही हैं, सजेशन से चीजें दिख रही हैं, एडवाइस से चीजें दिख रही हैं, विश से रिलेटेड चीजें दिख रही हैं, तो वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो मेरे भाई, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो वर्ब आएगी वो बेस फॉर्म की। अब बेस फॉर्म की बात करेंगे तो बेस फॉर्म में एस नहीं लगा होगा, जो एक्चुअल में इसका मूल स्वरूप है वो कंप्लीट ही है, आपने एस या एस लगाकर इसको कंप्लीट्स किया हुआ है, वो अलग बात है। तो आई होप दोस्त आप समझ गए हो। अब ये यहाँ पर क्या है, इट इज एसेंशियल, मतलब यह जरूरत वाली चीजों को बताया जा रहा है। अब आगे आते भाई, देखो अब पीओ वाला एग्जाम है तो लेवल तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, देखा जाएगा आराम से। तो देखिए अब यहाँ पर है ही नैरोली स्कैप्ड टू बी अरेस्टेड। अब एक चीज और है भाई, यहाँ पर ये जो बी है एक्चुअल में बीइंग होगा, ठीक है, ये वाला इधर होगा। अब कुछ लोगों का दिमाग यहाँ पर हिल जाएगा तुरंत कि यार ये क्या चल रहा है भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखो दोस्त, जब मैं आपको वर्ब बताऊंगा, वीडियो मिलेगी, तो वर्ब में ध्यान रखिएगा केवल एक चीज नहीं होती, वर्ब में आपने पार्टिसिपल पढ़ा होगा, पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, उसमें एक चैप्टर दोस्त उसी का एक हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं जीरंड। कुछ लोगों ने ये चीज सुनी भी होगी, और जीरंड को अगर हम सिंपल भाषा में समझे बिना आपको कंफ्यूज किए हुए, तो हम वहां पर इसका मतलब हम बात कर रहे हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म की, ठीक है। अब वर्ब की आईएनजी देखिए, अगर स्पीड कोशिश कर रहा हूँ स्लो ही रखो, अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगती है 1.25 पे बढ़िया प्यारा सा एकदम बढ़िया स्पीड सेलेक्ट करिएगा, आराम से देखिए, कमेंट जरूरी है करिएगा, अच्छा बुरा जो होगा उसमें सुधार होगा तो फायदा आपका ही है दोस्त।
तो जब भी वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगी होती है उसको जीरंड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये टेंस वाली इज एम आर के बाद वाली की बात हम नहीं कर रहे हैं नॉर्मली। ऐसा क्यों? देखिए, अगर कहीं पर एस्केप है, ठीक, अगर कहीं पर अवॉइड है, ठीक है दोस्त, अगर कहीं पर मान लो जैसे एस्केप, अवॉइड, विद अ व्यू टू, अकस्टम्ड टू, ठीक है, और एडमिट, हाँ एडमिट आ गया, इन सब के बाद हम जीरंड का यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, अगर हम नॉर्मली बात करें, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्त, अगर हम नॉर्मली बात करेंगे तो ऐसे कुछ बात करेंगे कि जैसे आप टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, सीधी सिंपल एक लाइन की बात, ठीक है। आप यहां देखोगे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दिखेगी और आप इसको बिल्कुल सही मान के चलोगे। लेकिन यहां पर एक रूल है, ये एक्सेप्शन तो बिल्कुल नहीं है, सारा कुछ है, कि अगर कहीं पर एस्केप आ जाए, ठीक है, एस्केप, एडमिट, अवॉइड, विद अ व्यू टू, अकस्टम्ड टू, तो इनके सबके बाद दोस्त वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, जीरंड का यूज होता है। तो जब हम कहें जीरंड का यूज होता है तो इसके मतलब है कि एस्केप कहीं पर लिखा हुआ है तो उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दो आप, अगर फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, ठीक है दोस्त। अगर कहीं पर अवॉइड है तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म की होगी। ऐसे इसी को सिंपल भाषा में मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर एस्केप, एडमिट, अवॉइड, विद अ व्यू टू, अकस्टम्ड टू, हैबिचुएटेड टू, ये सब मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में उस वाले चैप्टर में। अगर ऐसा कहीं पर आया हुआ है दोस्त तो उसके बाद जीरंड का यूज होता है। दैट मीन्स कि उसके बाद जो भी वर्ब आएगी, तुरंत है तो तुरंत आईएनजी फॉर्म लगा दो, एक आध वर्ड छोड़ के दो है तो फिर उसके बाद आप जो भी पहली वर्ब होगी उसको आप आईएनजी फॉर्म में यूज कर दीजिएगा। दैट इज कॉल्ड जीरंड। बस ऐसे सिंपल भाषा में समझो, क्यों बेवजह का लफड़ा आपके दिमाग में फंसाया जाए, जीरंड वीरंड दिमाग हिल जाएगा, बस ऐसे सिंपल मान के चलो। तो यहाँ पर आप देखोगे ये बीइंग, अब टू हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधा बी का बीइंग हो जाएगा, तो फर्स्ट वाले में एरर है, ठीक है दोस्त। अब देखिए बात ये है, कुछ लोगों को लगता है कि यार बहुत टफ, देखो मैं बिल्कुल पहले चीज तो दिमाग से निकाल लो, आपको कोई चीज तब तक टफ लगती है जब तक उसमें आप मंझे नहीं हो बढ़िया। जैसे आप बाइक चलाना सीखते हो दोस्त, और जब तक आप नहीं जान रहे होते हो तब तक पता लगा क्लच छोड़ा, अगला मुंह खड़ा हो गया बाइक का एकदम, उलट के जाके कहीं पे, या फिर इधर उधर सर के जा रहे हो, तो साइकिल पहली बार चलाओ तो आगे कम देखो, पैडल ज़्यादा देखो कि पैडल जा रही है नहीं जा रही है, कार चलाओ क्लच ब्रेक समझ ही नहीं आता। लेकिन जब आप समझ जाते हो तो आप आराम से किसी से बात कर रहे हो, स्टार्ट किया, क्लच आधा छोड़ा, पता भी नहीं लगा कब छोड़ा, कब पकड़ा, कब गियर लगाया, कब क्या किया, वो अपने आप ऑटोमेटिक। सेम चीज़ यहाँ पर भैया दोस्त, जैसे आप चीज़ों का खेल समझ जाते हो एकदम मज़ा आ जाता है, ठीक है। और ये सेक्शनल कट ऑफ के लिए केवल मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि केवल सेक्शनल कट ऑफ के लिए, आप अच्छा खासा स्कोर गेन करो इंग्लिश में, कि कम से कम वो आपके ओवरऑल मार्क्स में मजा लेके आए। अब देखिए, डिस्पाइट इनिशियल रेजिस्टेंस द विलेज एल्डर्स इवेंचुअली केम अराउंड। देखिए केम राउंड नहीं होता है दोस्त, एक्चुअल में होता है कम अराउंड। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कम का केम इस वजह से हुआ है क्योंकि दोस्त यहां पर पास्ट फॉर्म में कहना चाह रहे हैं तो कम का केम हो गया, बाकी सही होता है कम अराउंड। इसका मतलब दोस्त होता है कि किसी नतीजे पर पहुंचना लेकिन थोड़ा सा अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर लेना। जैसे मान लो आपको फोन लेना है, ऐसे दोस्त मान लो, ठीक है, और आपने मूड बनाया हुआ है कि चलो यार ओप्पो वीवो जो जो भी मतलब आपको समझ में आता है कि आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप निकले, रास्ते में दोस्त मिला, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों को लेने जाना ही है, ठीक है। अब फोन ले दोस्त को ना ले तब तो बहुत बड़ी समस्या है। तो आपने दोस्त को लिया, दो थे, अब वो लोग बताने लगे कि अरे यार ऐसे भी, आपने दिमाग बनाया एक दूसरे फोन का, लेकिन एक लास्ट में जब आप चलते गए, टहलते घूमते गए वहां तक, तब तक आपने ये दिमाग लगा लिया कि नहीं यार इतने बजट में जो मैंने नहीं सोचा था वो वाला फोन मिल सकता है। तो आपने क्या किया कि अपना जो ओपिनियन था उसको चेंज कर दिया। अब इसको याद कैसे करोगे दोस्त, जैसे मैंने किया हुआ है, देखो कम का मतलब आना और अराउंड का मतलब कि आप कह लो चारों तरफ से, ठीक है दोस्त। राउंड का मतलब चारों तरफ से, ऐसे मैंने याद किया था। तो चारों तरफ से आना, जैसे मान लो ऐसे आप निकले यहां से अपने रूम से,
यहाँ पे आपके दोस्त का घर है, यहाँ पे दूसरे दोस्त का घर है, यहाँ पे मोबाइल शॉप है। आप पहले यहाँ गए, इनको ला दे, फिर यहाँ गए, इनको ला दे, फिर गए यहाँ। तो देखिए आप आए हैं कम अराउंड चारों तरफ से, और तब तक क्या हुआ कि आपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए चारों तरफ से आप आए हैं, तब तक आपका जो थॉट प्रोसेस था, जो आपका आइडिया था, जो आपका डिसीजन था, वो एट द एंड ऑफ द मोमेंट वो जाके चेंज हो गया कि ये नहीं ये लेना है। तो कभी भी कम अराउंड हो, कम राउंड नहीं होता है, कम अराउंड होता है, जिसका मतलब होता है कि जो आपने पहले सोच रखा था उस चीज को आपने चेंज कर दिया। ठीक है दोस्तों, कम अराउंड यहाँ है, ये कम अराउंड टू द प्रपोजल। अब आओ भैया, आ गया पैसेज, बैंक वाले जलवा दिखा दिए, भैया हम बैंक वाले हैं, देख लो। कुछ लोग को पैसेज देख के सांस फूल जाती, लेकिन ऐसा दोस्त कुछ है वह नहीं है, सब जलवा है, बढ़िया है, चल रहा है, अब आराम से पढ़ो, सही है। देखो अब सबसे पहले इसको एक बार पढ़ लेना है, और मैंने आपसे बताया हुआ कि जब आप पढ़ लोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कुछ फिर अजीब नहीं लगेगा। इसमें क्या कहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन इज ऑफन मेजर्ड नॉट ओनली बाय इट्स इकोनॉमिक आउटपुट बट बाय द स्टेबिलिटी। इसमें कह रहा है जो एक नेशन की स्ट्रेंथ होती है वो अक्सर इस वजह से, ना केवल इस वजह से मापी जाती है कि इसकी इकोनॉमिक आउटपुट से, बल्कि उसकी स्टेबिलिटी से, रेजिलियंस से, एंड वेल बीइंग ऑफ इट्स पीपल। की मतलब रेजिलियंस का मतलब हो गया कि आपको किसी चीज को सहने की कितनी क्षमता है, उससे भी मापी जाती है, और जो उसके लोग हैं उनके स्वास्थ्य से भी। इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेम्स फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस एंड मोस्ट क्रिटिकली इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। इसमें कह रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मेन आप कह सकते हो वो कॉम्बिनेशन है, वो किसका है, इकोनॉमिक ग्रोथ का नेचुरल रिसोर्सेज से है, इंफ्रास्ट्रक्चर से है, गवर्नेंस से है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, और सबसे जरूरी क्रिटिकली जो है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, कि आप वो देश कैसे अपने मानव संसाधन में कैसे वो मतलब अपने जो नागरिक हैं, यार बहुत खतरनाक हिंदी हो जा रही है, जो उनके सिटीजन्स हैं उनमें कैसे वो इन्वेस्ट करता है, उनके कह सकते हो जो हेल्थ सेक्टर है उसमें कैसे करता है, उनके एजुकेशन सेक्टर में कैसे करता है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, कंट्रीज दैट प्रायोरिटाइज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। देखिए ऐसी जो देश हैं जो प्रायोरिटाइज करते हैं, मतलब मेन टारगेट पे रखते हैं एजुकेशन को और हेल्थ केयर को, ले द फाउंडेशन फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी, वो बहुत लंबे समय को देखकर अपनी अच्छी भली चीजों के लिए वो काम करते हैं, प्रॉस्पेरिटी। A glaring truth in today's global economy is that wealth alone cannot secure sustainable growth। देखिए मैं आपको कुछ इस तरीके से पढ़ने का तरीका, जैसे मैं पढ़ूंगा दोस्तों ऑब्वियस सी बात है डीप में थोड़ा सा चला जाता हूँ, आपको मैं बस ऐसे बात कर रहा हूँ कि जब आप बस नॉर्मली ऐसे देखो, आपको पूरा सही से वर्ड बाय वर्ड मतलब नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी एग्जाम में कैसे करना है। देखिए अगर हमें आ रहा है तब तो हमें क्या ही जरूरत है, क्या ही दिक्कत है, लेकिन दोस्त मैं बात कर रहा हूँ कि जब आपको पूरे तरीके से चीजें नहीं आ रही हैं फिर कैसे करना है, तो कम से कम एक लाइन आप पढ़ोगे ना तो उसका एक एक होता नहीं सेंट्रल आइडिया जिसको हम बोलते हैं, वो कहना क्या चाह रहा है वो पता लग जाएगा, बस उसी चीज की हमें जरूरत है। और जब आप बहुत ज्यादा पढ़ने में लग जाओगे बार 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 बार, तो एग्जामिनर वही तो चाहता है कि आप बस टाइम बिताओ, काम खत्म। तो यहां पर इसमें कह रहा है दोस्त कि जो एक एक्चुअल में आज के डेट का जो ट्रुथ है इकोनॉमी से रिलेटेड, ग्लोबल इकोनॉमी से, कि अकेली दौलत ही आपके सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब जो लगातार अच्छी ग्रोथ है उसको सिक्योर नहीं कर सकती है। नेचुरल रिसोर्स रिच नेशन की जो नेचुरल रिसोर्स रिच हैं, मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा, जैसे आप कह लो तेल है या रेयर अर्थ वाली मिनरल्स हैं बहुत सारी, उनकी चीज़ें में एंजॉय शॉर्ट टर्म रेवेन्यू सर्ज, वो कुछ समय के लिए तो अचानक से उनको पैसे का एंजॉयमेंट मिल सकता है, लेकिन बट विदाउट स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड स्किल्ड, लेकिन बिना किसी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के और एक स्किल्ड हेल्थी वर्क फोर्स, सच प्रोग्रेस रिस्क बिकमिंग फ्रजाइल। मतलब ये वाली चीजें एक क्षणभंगुर वाली, फ्रजाइल कहाँ लिखा होता है देखो, आप अक्सर वाली कोई पार्सल आप मंगाते हो कांच वाली चीजें होती है या कोई आसानी से टूट सकती हैं, तो उसमें देख लिखा होता है ना फ्रजाइल, वही चीज। फिर क्या है, एजुकेशन
equips individuals with the skills needed for innovation, adaptability and competitiveness। इसमें कह रहा है एजुकेशन जो है equips individual, वो एक अगर आप किसी को अच्छा एक एजुकेशन देते हैं तो उससे फायदा ये होता है कि जो उस इंडिविजुअल होता है, मतलब हर एक की बात हो रही है, नीडेड फॉर इनोवेशन, एडेप्टेबिलिटी एंड कम्पिटिटिवनेस, कि दोस्त यहाँ पर आपके एजुकेशन में ये चीजें बढ़िया से होनी चाहिए या वो आगे बढ़ाता है। फिर आप देखो हेल्थ केयर इंटर्न इंश्योर्स, कि हेल्थ केयर इंटर्न इंश्योर्स दैट, मतलब हेल्थ केयर ये चीज इंश्योर करता है कि जो सिटीजन्स हैं कैन कंट्रीब्यूट प्रोडक्टिवली ओवर द लॉन्ग टर्म, की जो सिटीजन्स हैं वो एक लंबे समय तक प्रोडक्टिव रह सके। रिड्यूसिंग एब्सेंटिज्म, देखिए अब इसका फायदा सबसे बढ़िया ये होगा कि अगर कोई देश हेल्थ केयर में अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहा है दोस्त, तो उसके जो लोग होंगे वहां के कम बीमार पड़ेंगे, लंबे समय तक काम कर पाएंगे, तो एब्सेंट भी कम रहेंगे। ठीक है, तो आप देखिए एंड लोअरिंग द इकोनॉमिक बर्डन, और इकोनॉमिक बर्डन पे भी लो मतलब उनके ऊपर बर्डन कम होगा बीमारियों का। फॉर एग्जाम्पल के लिए सम रिसोर्स डिपेंडेंट नेशंस हैव टेकन स्टेप टू डाइवर्सिफाई देयर इकोनॉमीज बाय, कि बहुत सारे जो कुछ मतलब रिसोर्स डिपेंडेंट नेशंस हैं उन्होंने स्टेप लिए हुए हैं। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है कि कई जगह पे अपना रास्ता अलग अलग बनाना। इकोनॉमीज बाय, अब देखेंगे इसके लिए तो ऑब्वियस सी बात है कहीं कुछ होगा दोस्त भरने के लिए कि इसमें क्या आएगा। रेवेन्यू इन स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर्स, हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक हेल्थ केयर, इतनी जगह पर वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि स्कूल्स में लगा रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स में लगा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में लगा रहे हैं, पब्लिक हेल्थ केयर प्रोग्राम पे कर रहे हैं। Angola in recent years has made efforts to invest in education and health care to reduce its dependency on oil export। इसमें अंगोला जो दोस्त बात कर रहा है, एक देश की बात कर रहा है, हाल ही के वर्षों में उसने एफर्ट लगाया है, इन्वेस्ट किया है एजुकेशन में, हेल्थ केयर सिस्टम में, और अपनी जो निर्भरता थी वो बहुत ज़्यादा जो तेल के निर्यात पर थी, एक्सपोर्ट पे थी दूसरे देशों को बेचने के लिए, उस पर थोड़ी सी कम की है। बाय इनहेंसिंग ह्यूमन कैपिटल, कि ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाते हुए, ये देखिए यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, ये जीरंड है, ओ सॉरी पार्टिसिपल है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे, ये सब चीजें आप पहचान जाओगे आराम से। यहाँ पर इसका मतलब ते हुए निकलेगा। इट एम्स टू स्ट्रेंथन, मतलब इसका जो एम था स्ट्रेंथ करने का, प्रोडक्टिविटी एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का इन सेक्टर बियॉन्ड इट्स प्राइमरी इंडस्ट्रीज, प्राइमरी इंडस्ट्री को छोड़कर भी उसकी जो प्लान उसका ये था कि और सारे इन्वेस्टमेंट आए। प्राइमरी उसका क्या था, ऑयल था। वाइल चैलेंजेस रिमेन, जबकि चैलेंजेस बने रहते हैं, सच मेजर्स शो द पोटेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग शॉर्ट टर्म गेन्स इनटू लास्टिंग नेशनल स्ट्रेंथ। ठीक है दोस्त, तो मतलब ये है कि सच मेजर्स शो, जो ऐसे मेजर्स होते हैं वो दिखाते हैं द पोटेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग शॉर्ट टर्म गेन्स, की ट्रांसफॉर्म करता है, जो शॉर्ट टर्म गोल है उनको ट्रांसफॉर्म कर देता है इनटू लास्टिंग नेशनल स्ट्रेंथ, मतलब एक लंबे समय बाद का जो नेशनल स्ट्रेंथ है उनको लेके आता है। आइए देखते हैं, अभी तो जलवा बाकी है दोस्त बहुत। ठीक है, ऐसे इतनी आसानी से वो नौकरी देने वाले नहीं हो, हम हार मानने वाले नहीं है, वो तो मिलनी है दोस्त जॉब। बस एक देखिए, अगर आप लगे रहे तो हम और आप मिल के अपने आप चीजें हो जानी है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर द ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरमेंट रिमेन्स अनसर्टेन, और इसमें कह रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट है वो हमेशा अनसर्टेन है। ट्रेड डिसरप्शन मतलब जो आयात निर्यात आप कर रहे हो, कभी ज़्यादा हुआ कभी कम हुआ। ठीक है, फ्लक्चुएट करता है प्राइसेस, जो कमोडिटी की प्राइसेस हैं, जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं उनके लिए, या बहुत सारी चीज़ों, और जियो पॉलिटिकल टेंशंस, और दो देशों के बीच में लड़ाई झगड़ा, कैन स्टॉल डेवलपमेंट प्लान्स, और वो डेवलपमेंट प्लान्स को ये सब चीजें क्या कर सकती है, ठप कर सकती हैं। इवन इन कंट्रीज विद एम्बिशियस सोशल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, और ऐसी भी कंट्रीज में जिनके पास एक अपना अलग का प्लान है कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसके लिए बात। दोस्त इसमें जो कह रहा है कि बहुत ही ज्यादा, मतलब देखिए ग्रिम का मतलब एक तरीके से मान लो आप क्रूर एकदम, मतलब बहुत ही ज्यादा
खतरनाक वाला, एकदम जैसे कोई चीज बहुत ज्यादा बिटर ट्रूथफुल आपके सामने लाके ऐसे रख दिया जाए, ठीक है, अच्छा ना लगे लेकिन एकदम सही वाला। कि एक ग्रेव एग्जांपल इज व्हेन एक्सटर्नल शॉक्स फोर्स गवर्नमेंट टू कट, एक्सटर्नल शॉक्स की जो गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कट बैक ऑन एसेंशियल पब्लिक स्पेंडिंग, कि अपने जो जरूरी पब्लिक स्पेंडिंग्स हैं, जो लोगों पे खर्च करने वाली चीजें हैं उनको कट करना, अंडरमाइनिंग ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस, वो ईयर्स ऑफ सालों की मेहनत पर आप क्या कहें पानी फेर देना, ये वाला। इन एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, द कैपेसिटी टू withstand such shock depends heavily on diversified economies and robust physical planning। कह रहा है कि इसकी जो कैपेसिटी है दोस्त, वो सच शॉक डिपेंड्स, और ये मतलब ऐसे शॉक्स को झेलना, उसके साथ खड़ा होना, ये डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है किस पर, ऐसी इकोनॉमी जो बहुत अलग। देखिए अगर कोई इकोनॉमी है, जैसे आप बांग्लादेश मान लो, इनकी मेन इकोनॉमी क्या थी, कपड़ा बनाना, एक्सपोर्ट करना दूसरे देशों पर। अब सैंक्शन लग गए, तो उसमें क्या होता है दोस्त कि जैसे अब इनकी लंका लगी हुई है, गवर्नमेंट आप देख ही रहे हैं, ठीक है, देश दुनिया की आप जियोपॉलिटिकल चीजें देखी होंगी। अभी कल की डेट में 1-2 दिन पहले यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया का ट्रेड हुआ, तो उसमें भी अब भाई जब टैक्स पे अच्छी छूट मिलेगी तो इंडिया की क्वालिटी जबरदस्त है ही, बांग्लादेश के कपड़ों की क्वालिटी से बहुत ज़्यादा है। तो जब टैक्स बहुत ज़्यादा कम हो गया तो इंडियन मैन्युफैक्चरर को वहाँ का रास्ता उनका खुल गया। अब देखिए हमारे यहाँ तो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, हम लोग अनाज भी मतलब अपने जो फूड हैं उनको भी एक्सपोर्ट करते हैं, जो फार्मास्यूटिकल्स हैं दवाइयाँ उनको भी करते हैं, हम स्टील भी करते हैं, गाड़ियाँ भी मतलब भर की कर देते हैं, कपड़े भी कर देते हैं। तो हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करने की, बांग्लादेश के पास मेन चीज़ क्या थी, मतलब है कुछ नहीं, कूदे जा रहे हैं खूब, तो उनके पास मेन था टेक्सटाइल वाला, तो उसमें वो परेशान होंगे। यही सेम चीज़ ये कहना चाह रहा है कि ऐसी इकोनॉमी जिनके पास बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, मतलब इकोनॉमी में बहुत अलग अलग चीज़ें, वो सर्वाइव कर जाते हैं। और जिनके पास एक ही चीज़ है, जब उसी पे अगर धक्का लग गया तो अचानक से मामला बैठ जाता है। ठीक, अब ये तो समझाने के लिए वो लाइन बोल दी थी, जो कि सही भी है, गलत भी नहीं है। नेशनल स्ट्रेंथ देयरफॉर इज नॉट बिल्ट ओवरनाइट, वही है कि कोई भी चीज जो नेशनल स्ट्रेंथ है वो केवल एक रात में तो नहीं होगी। इट रिक्वायर कंसिस्टेंट, यह मांगती है हमेशा पॉलिसीज, कंसिस्टेंट पॉलिसीज, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस एंड द विजन टू बैलेंस इमीडिएट इकोनॉमिक नीड्स। और ये मांगती है पॉलिसीज बढ़िया से बनाना, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस होना, और विजन जो बैलेंस करता है इमीडिएट इकोनॉमिक नीड्स की, तुरंत क्या चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ये सब चीजें, विद लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स, इनके साथ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल होना चाहिए। बाई फोस्टरिंग अ पॉपुलेशन दैट इज एजुकेटेड, हेल्दी एंड कैपेबल ऑफ इनोवेशन। तो इसमें कह रहा है ऐसी, साथ ही साथ आपको ऐसी पॉपुलेशन भी तैयार करनी है जो कि एजुकेटेड हो, ठीक है, हेल्दी हो, एजुकेटेड हो, और कैपेबल हो इनोवेशन, मतलब नए नई चीजें इजाद करने में। नेशंस कैन इंश्योर रेजिलियंस इन द फेस ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी। तो कह रहा है कि जो देश है वो दोस्त, आप ऐसा मान लो कि मतलब वो इंश्योर कर सकते हैं इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी में। इन कंक्लूजन, मतलब कंक्लूजन में, इकोनॉमिक ग्रोथ फ्लोरिसेस व्हेन इट रेस्ट्स ऑन अ सॉलिड सोशल फाउंडेशन, कि कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फलती फूलती है, फ्लरिश करती है जब वो रिलाई करती है, बनी होती है एक सॉलिड सोशल फाउंडेशन पर। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर आर नॉट ओनली मॉरल इम्परेटिव बट स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डिसीजंस। मतलब ये है कि वही बता रहा है कि जो एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर पे होती हैं वो ना केवल मॉरली इंपरेटिव होती हैं बल्कि स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डिसीजंस भी उनके बहुत बेहतर होते हैं। वेदर रिसोर्स रिच और रिसोर्स पुअर नेशंस दैट प्रायोरिटाइज दीज एरियाज स्ट्रेंथन देयर पोजीशन इन द वर्ल्ड एंड सिक्योर प्रॉस्पेरिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगने वाला पढ़ने में। ये तो जैसे आप मान लीजिए अगर मुझे पढ़ के समझना है, ऐसे दोस्त आप मान के चलो तो कितनी देर की बात है, मुश्किल से 2 मिनट पढ़े निकल गए।
लेकिन यहाँ मुझे आपको बताना है तो इस वजह से टाइम लगता है, लेकिन अगर नहीं बताएंगे तब भी मामला गड़बड़ है, क्योंकि पैसेज अलग ही लेवल पे आता है। तो असली मज़ा तो यही है। देखिए, जो चीज़ टफ है मज़ा एक्चुअल में वही आता है, क्योंकि आसान तो सब करे ले हैं, उसमें क्या दिक्कत है दोस्त। तो इसमें कह रहा है कि चाहे रिसोर्स रिच या रिसोर्स पुअर, वेदर और का मतलब होता है चाहे या, तो चाहे अमीर या गरीब, जिनके पास संसाधन है या नहीं है, नेशंस जो कि प्रायोरिटाइज करते हैं, मतलब अपने मेन फोकस पे रखते हैं ऐसे एरियाज को, स्ट्रेंथन देयर पोजीशन, उनकी पोजीशन बनती है वर्ल्ड में, और सिक्योर करते हैं प्रॉस्पेरिटी अपने आने वाली जनरेशंस के लिए। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज अ की लिमिटेशन ऑफ रिलाइंग सोरली ऑन नेचुरल रिसोर्स वेल्थ। अब इसमें कह रहा है कि पैसेज के हिसाब से वो क्या लिमिटेशंस हैं, व्हाट इज अ की लिमिटेशन रिलाइंग सोरली ऑन नेचुरल रिसोर्सेज वेल्थ, कि केवल नेचुरल रिसोर्स वेल्थ पे रिलाई करना। एक सेकेंड का पॉज लीजिए, आपने पढ़ा हुआ है साथ में, तो आराम से देखिए कि इसमें है क्या। ये बढ़ाती है ओवर प्रोडक्शन कॉज कंसिस्टेंट प्राइस हाइक इन इंटरनेशनल मार्केट, ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप देखोगे दोस्त ना, तो आपको सी वाला एकदम सटीक लगेगा। कैसे, क्या कह रहा है, इट प्रोवाइड्स, यह देती है शॉर्ट टर्म गेन। यहां पर क्या दोस्त कर रहा है कि ऐसे देश जो केवल और केवल पूरे तरीके से रिलाई हो जाते हैं, रिलाइंग सोलली, सोल का मतलब अकेले, केवल नेचुरल रिसोर्स वेल्थ में, मतलब अगर आप उनके पास तेल है, आज कच्चा तेल है, तो केवल उसी पे रिलाई। जैसे आप देखो दुबई है, उसके बाद बहुत तेल है, लेकिन अब देखो आप दुबई ने अपने आप को टूरिज्म हब बना रखा है कि केवल तेल पे ही ना वो मामला रहे। आप तेल तो दुनिया को बेचे, लेकिन कल की डेट में उसको भी पता एक टाइम आएगा जब ये ऑयल की डिमांड नहीं रह जाएगी, लोग आगे बढ़ चुके होंगे ईवी पे, हाइड्रोजन पे, बहुत सारी चीजें, तो उस टाइम में पैसा कैसे कमाएगा, उसके लिए फ्यूचर की प्लानिंग उसने कर रखी है, और वो सारा कुछ एकदम टूरिस्ट स्पॉट, बिल्कुल शॉपिंग हब बनता जा रहा है। तो कह रहा है कि ऐसे देश जो अपने केवल नेचुरल रिसोर्सेज पे अप्लाई रिलाई करते हैं, उनके साथ क्या होता है, तो कह रहा है कि शॉर्ट टर्म गेन तो देता है कि कुछ क्षणिक, लेकिन फेल टू बिल्ड इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपिटल स्ट्रेंथ, लेकिन वो फेल कर जाता है ह्यूमन स्ट्रेंथ और इंस्टीट्यूशनल चीजों को बिल्ड करने में। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे। 17 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन हेल्थ केयर एज डिस्क्राइब्ड इन पैसेज। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सी चीजें प्राइमरी बेनिफिट है, किस चीज का प्राइमरी बेनिफिट है इन्वेस्ट करना, जब आप हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करते हो तो उसका मेन बेनिफिट क्या है, जो कि पैसेज में बताया गया है। तो आप देखो क्या है, रिड्यूसिंग पॉपुलेशन साइज थ्रू बेटर फैमिली प्लानिंग, अर्बन ensuring long term productivity by lowering disease burden and absenteeism। दोस्त ये कुछ देखा देखा लग रहा होगा, ठीक, तो बताऊंगा नहीं अभी, अब आप देख लो, खुद ही देख लो। बस केवल और केवल इतनी सी दोस्त बात है कि आप पैसेज पढ़े ना, तुरंत समझ गए कि अगर कहीं पर हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है तो लोग वहाँ के बीमार कम पड़ेंगे, तो एब्सेंट कम होंगे। अभी हम लोग समझ रहे थे ना, एब्सेंट कम होंगे तो उन बर्डन कम होगा, तो यही सेम चीज है, वो इंश्योर करता है लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी को कम करके डिजीजेस को और बर्डन और गैप को। तो बी वाला सही है। देखिए, पैसेज समझ गए तो कुछ नहीं है, पैसेज सब हवा हवाई है, नहीं समझे तो फिर अलग बात है। अब इसमें कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल स्ट्रेंथ एज पर द पैसेज। इनमें से कौन सा एक फैक्टर नहीं है जो कि नेशनल स्ट्रेंथ में काम आता है, ऐसे मान लो पैसेज के हिसाब से, तो वो नो वाला आपको ढूंढना है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। अब भाई अगर आप अपने देश में हेल्थ केयर सिस्टम पे खर्च करते हैं तो जाहिर सी बात है भाई वो तो काम आएगा ना, तो इसका मतलब ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, ठीक है, कि पैसेज में कि कौन सी चीजें देश को बढ़ावा नहीं देती हैं। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस पक्का करती है कंसिस्टेंट और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी मेकिंग, यार ये भी सही बात है, तो मतलब ये भी सही नहीं है, मतलब सही बात है तो सही नहीं है। जो पैसेज में कहा जा रहा है वो यहाँ गलत है, जो पैसेज में नहीं कहा जा रहा है उसी ऑप्शन को यहाँ ढूंढना है। हाई डिपेंडेंस ऑन सिंगल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यही तो दोस्त
है गलत। कह रहा है कि केवल एक ही डिपेंडेंस, एक सिंगल एक्सपोर्ट पे, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, नेचुरल रिसोर्स, हाईली रिलाई ऑन नेचुरल रिसोर्सेज सोलली, कि अकेले केवल नेचुरल रिसोर्सेज पे। तो वही कह रहा है कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंस केवल एक सिंगल एक्सपोर्ट पे, और वो होनी नहीं चाहिए। यही सही होगा, सी वाला। ठीक है, अगर दोनों सही होते तो इसमें लगा देते। आप समझ गए तो ऑप्शन को कितने मर्जी चाहे दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आइए देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट बेस्ड ऑन द पैसेज, करेक्ट स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द पैसेज। अंगोला हैज बीन अटेम्प्टिंग टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन ऑयल बाय इन्वेस्टिंग इन पीपल। अब इसमें करेक्ट आपको ढूंढना है, ए बी सी तीनों आप ढूंढ लीजिए, जो आपको लगे। 1 सेकंड का पॉज लेके वहां पर आप आराम से देख लीजिए। अंगोला अटेम्प्ट कर रहा है अपने ऑयल डिपेंडेंसी को कम करने में बाय इन्वेस्टिंग इन पीपल। ठीक, दूसरा है ग्लोबल अनसर्टेनिटीज मेक सोशल इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर रिस्की एंड अनवाइज। दोस्त ये भी ठीक है। अगला देखिए, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन प्ले बोथ मॉरल एंड इकोनॉमिक रोल्स इन नेशनल डेवलपमेंट। यार ये भी सही है। मतलब इसमें कह रहा है कि हेल्थ केयर जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा प्ले करता है दोनों मॉरल और इकोनॉमिक रोल्स में। अब इसमें भाई जो मैं आपको पर्सनली बताऊं, मुझे बी और सी दोनों सही लग रहे हैं, कि सॉल्व करते टाइम भी मुझे यही समझ में आया था, और सही भी यही है। दोस्त इसमें जो सही वाला ऑप्शन होगा वो आपका सी है, जिसमें बी और सी सही होगा। क्योंकि अंगोला में देखिए कह रहा है कि उसने हाल के वर्षों में किया हुआ है कि वो जो डिपेंडेंस है ऑयल पे कम करे, लेकिन क्या करने की, देखिए इसमें बाय इन्वेस्टिंग इन पीपल की बात नहीं हो रही है। वहां पर आप पैसेज में देखेंगे तो कहा जाएगा बाय इनहैंसिंग। ठीक है, और वो चीज हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब चीजों को लेके बात होगी। ठीक है दोस्त, तो इसमें सी वाला सही है। अब चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है, और बढ़ाते रहिए अपने दोस्तों तक। और फिर कह रहा हूँ, कमेंट जरूर करिएगा जो भी आपको कम समझ में आएगा, या जहाँ मुझसे ऐसा आपको लगेगा कि यहाँ कमी रह गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।